मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं? सीधा एडवांस टॉपिक के ऊपर जंप करना चाहते हैं। सबको बेसिक बोरिंग लगता है, भले वो जिम हो, डेटिंग हो या सीए स्टडीज हो। लेकिन याद रखना, जो वो टॉप 1% रैंकर्स होते हैं ना, वो एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करते हैं। वो ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल करते हैं। इसलिए इस लेक्चर में हम आज शुरू कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स। तो हमारी पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने 15 बेसिक कंसेप्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हमें 6 बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं, विच इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन फॉर चैप्टर नंबर 1। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना, तो तुम्हें चैप्टर 1 अच्छे से समझेगा। बट अगर यही सही से नहीं समझाना, तो चैप्टर नंबर 1 रट्टा लगेगा। ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे ये तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो बिल्डिंग स्टेबल रहेगी। बट अगर फाउंडेशन वीक है ना, तो मार्क्स भी डगमगाएंगे। ऐसा समझो जैसे तुम कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हो, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तो पहले तुम उसके बेसिक्स सीखते हो ना, कि सीधा ऐसा राइटिंग करते हो। तो बस यहाँ पे भी हम क्या करें, उसके बेसिक सीख रहे हैं। एक बार बेसिक समझ लिए ना, पूरे आगे के चैप्टर्स में मजा आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं चॉटू रोहित के साथ। तो आ गया भाई यहाँ पे चॉटू रोहित तुम्हारी मदद करने के लिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है ना? देख, बहुत सिंपल है। एक पिक्चर फ्रेम विजुलाइज कर। एक पिक्चर फ्रेम का काम क्या होता है? अंदर का जो पिक्चर है, उसे एक फ्रेमवर्क देना, राइट? तो भाई यहाँ पे ऑडिट में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हमारी पिक्चर है। उसे फ्रेमवर्क, उसे स्ट्रक्चर देने के लिए क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जो कौन यूज करता है? मैनेजमेंट यूज करता है। या तो कौन यूज करता है? दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। कौन होता है दोस्त शेयर विद गवर्नेंस? स्ट्रेस मत ले, अगले बेसिक कंसेप्ट में डिटेल में हम समझेंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट यूज करता है या तो दोस्त शेयर विद गवर्नेंस यूज करता है। किसके लिए यूज करता है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली एक फॉर्मेट है। अरे अगर तुझे याद हो, बचपन में है ना, हमारा कुछ ऐसा टी फॉर्मेट हुआ करता था, याद है? तो यहाँ पे हम क्या लिख देते थे? लाइबिलिटीज। और यहाँ पे हम क्या लिख देते थे? असेट। बहुत मेहनत के बाद फाइनली हमारा फाइनल अकाउंट्स क्या होने लगा भाई? टैली। ठीक है, फिर आके हमको किसी ने बोल दिया कि भाई लाइफ में तेरा पोपट हो चुका है, फाइनल अकाउंट्स तो ऐसे बनाते ही नहीं है। हमको बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना भाई, इस तरीके से बनाए जाते हैं, वर्टिकली बनाए जाते हैं। कौन बोल के गया तुम्हें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे वर्टिकली बनाते हैं? कोई नहीं बट तुम्हारा स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कौन यूज कर रहा है? मैनेजमेंट। या तो कौन यूज कर रहा है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वंस अगेन पहली दो लाइन को वापस रिपीट करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है जो कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्यों यूज करता है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए? क्या भाई ये कैसा होना चाहिए? दो में से एक जैसा। अरे दो में से एक जैसा। इट शुड मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या इट शुड मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। या तो इट इज नेसेसिटेड बाय द स्टैट्यूट। पहले दूसरे वाले को समझते हैं। देखो, स्टैट्यूट मतलब लॉ। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी कोई लॉ है, तो अब लॉ में जो लिखा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एक कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर मेरे को बताओ क्या एप्लीकेबल हो जाता है? कंपनीज एक्ट। तो अगर कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, तो बस उसी के हिसाब से बनाएगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एक बैंक है, तो बैंक के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर उसके अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, तो भाई हम वैसे ही बनाएंगे। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, मेरे को बताओ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्या होता है? इरडा। तो उसमें लिखा होगा। लेट्स से अगर तू एक कोऑपरेटिव है, तो वहां पे कोऑपरेटिव के ऊपर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो अब बेसिकली तेरे ऊपर कोई एक्ट है, तेरे ऊपर कोई स्टैच्यूट है, उसमें लिखा हुआ है, तो भाई वैसे ही बनाएगा। तो वही फ्रेमवर्क तू फॉलो करेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वहां पे कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया हुआ है, तो तू ऐसे कर दैट इट फुलफिल्स द नीड एंड ऑब्जेक्टिव। अरे मतलब बर्था देख के यहाँ पे यूजर्स को क्या चाहिए, एटलीस्ट ये देख के जो यूजर्स की नीड है, क्या वो यूजर की नीड फुलफिल हो रही है, क्या यूजर की नीड फुलफिल हो रही नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो फॉर अगला अपना रमेश है। कौन है भाई अपना? रमेश। अब रमेश को फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लोन चाहिए थी।
रमेश गया बैंक के पास और बैंक को बोला भाई देखो मेरे पास टोटल कितने एसेट है, मेरे पास टोटल कितनी लाइबिलिटी है, मेरी टोटल इनकम क्या है, मेरा टोटल एक्सपेंस क्या है, दैट्स इट। 4 फिगर दे दिए। इसको छोड़ के भाई साहब ने और कुछ भी वहां पे नहीं दिया। अब मेरे को बताओ ये 4 चीजों के बेसिस के ऊपर क्या बैंक को समझेगा कि इसकी इनकम कहाँ से आई? क्या बैंक को समझेगा कि इसके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? क्या बैंक को समझेगा पैसा कहाँ से, मतलब असेट कहाँ पर है, लाइबिलिटीज कहाँ पर है? क्या बैंक को ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी यूज की है? विल इट मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक? नो। तो अगर तुम्हारे ऊपर स्टैच्यूट नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे करो कि भाई क्या फुलफिल हो रहा है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव। तो हमारे 6 बेसिक कंसेप्ट जो हमें इसमें करने थे उसमें से पहला हमारा हो गया। सब मेरे साथ रिपीट करोगे बिकॉज आईसीआई मार्क्स सिर्फ समझने के नहीं देता, आईसीआई मार्क्स सिर्फ के देता है फॉर यू व्हाट यू राइट इट। तो रिपीट करो मेरे साथ। इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट और दोस्त शेयर विद गवर्नेंस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा कैसा होना चाहिए? अगर कोई स्टैच्यूट है तो स्टैच्यूट के हिसाब से, या तो इट शुड मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये हमारा हो गया पहला बेसिक कंसेप्ट। अब सेकंड बेसिक कंसेप्ट है हु आर दोस्त चैट विद गवर्नेंस। देखो जो मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग होते हैं ना उससे हम कहते हैं दोस्त चैट विद गवर्नेंस। लेट्स से मुझे लग रहा है एज एन ऑडिटर कि भाई मैनेजमेंट मेरी नहीं सुन रहा है, मुझे लग रहा है मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो मैं किसको जाके बताऊं? मैनेजमेंट के ऊपर देख रेख कौन रखेगा? उसे हम कहते हैं दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर स्कूल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है ना तो पहले किसके पास जाते हो? टीचर के पास। बट अगर तुम्हें टीचर से ही प्रॉब्लम है तो भाई तुम किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। तो इन दिस एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल क्या हो गए? दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। नॉर्मली अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम घर पे पहले किसके पास जाते हो? मम्मी के पास। पर अगर मम्मी परमिशन नहीं दे रही है, मम्मी से ही प्रॉब्लम है, तो तुम किसके पास जाओगे? पापा के पास। तो भाई यहाँ पे पापा तुम्हारे क्या हो गए? दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। तो यहाँ पे दोस्त शेयर विद गवर्नेंस मतलब जो मैनेजमेंट के ऊपर देख रेख रखने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस का मतलब समझो, देख रेख। हु इज चार्ज विद गवर्नेंस मतलब किसके पास गवर्नेंस की जिम्मेदारी दे दी गई है, उसे हम कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है ना, पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन भी, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन भी। पब्लिक बोलेगा सर देखो समझ तो मस्त गया था जो मैनेजमेंट के ऊपर वाले हैं, पर अब क्या ये पका रहा है कि भाई इट कैन बी पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस। एक उदाहरण लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटास की मल्टीपल कंपनीज है। टाटा मोटर्स उनके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टारबक्स उनके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्रोमा उनके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट है। अब एग्जांपल नंबर 1, लेट्स से मैं क्रोमा का ऑडिट कर रहा हूँ। मैं एन चंद्रशेखरन जी, ठीक है, जो अब टाटा की सारी चीजें संभालते हैं, उनके पास जाके पूछता हूँ कि बताओ अगर फॉर एग्जांपल क्रोमा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सीईओ सीएफओस मैनेजमेंट है, अगर वो लोग मेरी नहीं सुने या मुझे लग रहा है वो ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो मैं जाके किसको बताऊं? उन्होंने बोला भाई आके तू है ना इन दिस केस सीधा मेरे को बता। तो इन दिस केस वो खुद क्या हो गए? दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वो खुद तो क्या है? एक पर्सन। तो मेरे को बताओ क्या एक पर्सन दोस्त शेयर विद गवर्नेंस हो सकते हैं? यस। सेकंड एग्जांपल वो बोले भाई देखो अगर ऐसा कुछ भी है ना तो इन दैट केस मुझे आके बताने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे आके बताने की जरूरत नहीं है? मैंने अपने नीचे है ना एक कमेटी बना रखी है। क्या मैंने अपने नीचे क्या बना के रखी है? कमेटी बना के रखी है। ये जो कमेटी है ना यही सारी चीजें काम करती है। ठीक है, तो कौन है कमेटी में? रमेश, सुरेश, कमलेश, महेश। यही 4 लोग सारी चीजें संभालते हैं। इनको हम कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। क्यों स्टीयरिंग कमेटी? ये सारी जो कंपनीज है उनका स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में दे दिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। तो उन्होंने बोला भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो इन दैट केस तुम जाके क्या करो? सीधा इनको बताओ। बट लेकिन ये लोग तो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं ये लोग क्या है? पर्सन्स। तो क्या दोस्त शेयर विद गवर्नेंस पर्सन्स भी हो सकते हैं? यस। तो हम लोग ने पढ़ा दोस्त शेयर विद गवर्नेंस एक पर्सन हो सकता है, दोस्त शेयर विद गवर्नेंस क्या पर्सन्स हो सकते हैं? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने बोला भाई देखो, थर्ड एग्जाम्पल में, ठीक है, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने बोला देख भाई अगर क्रोमा में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें लग रहा है कि क्रोमा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से नहीं कर रहे हैं, या तुम्हें लग रहा है कि भाई वहां पे वो लोग आंसर नहीं दे रहे, तो तू चला जा किसके पास? टाटा मोटर्स के पास। किसके पास चला जा? टाटा मोटर्स। उन्होंने बोला जो टाटा मोटर्स है ना वही सारी चीजें संभाल रही है, क्रोमा के ऊपर देख रेख वही रख रहा है। तो मेरे को बताओ क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन रख सकता है? यस। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं टाटा टेक्नोलॉजीज,
टाटा टेक्नोलॉजीज में रियल लाइफ एग्जाम्पल में कौन है उनका करता धरता? टाटा मोटर्स ही किसको चला रही है? टाटा टेक्नोलॉजीज। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस। पर इन दिस केस ये लोग खुद तो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे को बताओ, क्या टाटा मोटर्स जो है क्या वो एक दोस्त चार विद गवर्नेंस हो सकते हैं? यस। लास्ट एग्जाम्पल, उन्होंने बोला भाई देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो तू एक काम कर, क्रोमा में कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक जन को बताने के बदले तू यहाँ पे दोनों को बता दे। ठीक है, कौन है यहाँ पे दोनों? उन्होंने बोला भाई देखो इन दिस केस टाटा मोटर्स को भी बता, स्टारबक्स को भी बता। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये लोग दोस्त चार विद गवर्नेंस है, पर लेकिन ये लोग तो क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशंस। क्या हो गए ये? ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस मतलब भाई यहाँ पे एक नहीं, दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ देख रेख रख रही है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस भी दोस्त शेयर विद गवर्नेंस हो सकते हैं? यस। तो क्या पहला लाइन पब्लिक को समझा? दोस्त शेयर विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्सन्स, organization or organizations with the responsibility of overseeing the strategic direction of the company। मतलब कंपनी किस दिशा में जा रही है ये देखने का काम किसका है? अरे भाई ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम है दूरशाही विद गवर्नेंस का। नॉट जस्ट दैट, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। अरे अकाउंटेबिलिटी मतलब इनकी जिम्मेदारी होगी कल जाके अगर कुछ भी गड़बड़ हुई। अरे अगर कल जाके कुछ भी गड़बड़ हुई तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो पहले एग्जाम्पल में कुछ भी गड़बड़ हुई, ठीक है, क्रोमा में कुछ भी गड़बड़ हुई तो एट द एंड हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? एन चंद्रशेखर इंजी का। अगर सेकंड केस में कुछ गड़बड़ है तो हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? स्टीयरिंग कमेटी का। थर्ड एग्जाम्पल में टाटा मोटर्स का, और फोर्थ एग्जाम्पल में भाई यहाँ पे टाटा मोटर्स और स्टारबक्स का। तो दे ऑल्सो हैव व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। तो इसे हम क्या कह देते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो पूरा डेफिनेशन एक साथ समझते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और persons, organization or organization with the responsibility of overseeing the strategic direction of the company and obligation related to what? Accountability of the entity। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड बेसिक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होना चाहिए था, क्या है? दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। वापिस एक बार, सब घर बैठे बैठे हाथ उठा के बताओ, अपने माँ बाप को भी लगना चाहिए बच्चा पैसा वसूल रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या है? दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब ना आर्यन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो गुजराती है, नवरात्रि खेलने जा रहा है। अब जब नवरात्रि खेलने जाएगा तो भाई क्या पहन के जाएगा? हमने सोचा भाई आर्यन एकदम क्यूट सा बच्चा बन के जाएगा, धोती के ऊपर कुर्ता पहनेगा, केडिया पहनेगा। पर जब वो नवरात्रि खेलने गया वो धोती के ऊपर क्या पहन के गया भाई? एक टी शर्ट। पब्लिक ने बोला भाई आर्यन तेरे फैशन में मिसस्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने कंपेयर किया। क्या होना चाहिए था, क्या है? दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। वैसे ही जब तुम एग्जाम लिखते हो, आईसीआई बोलता है तुम्हारे आंसर में मिसस्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आईसीआई कंपेयर करता है क्या होना चाहिए एज पर सजेस्टेड और क्या है। दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। तो ऑडिट में भी ऐसा ही कुछ है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और क्या एंटिटी ने किया है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। तो आखिर बार वहां पे सब मेरे साथ रिपीट करो, क्या होना चाहिए था, क्या है? दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। अबे अभी भी नहीं रिपीट कर रहा है हाथ उठा के? क्या ठाकुर है क्या, हाथ नहीं है क्या? रिपीट कर, क्या होना चाहिए था, क्या है? दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। अब मिसस्टेटमेंट है ना, चार चीजों में हो सकती है। अमाउंट में हो सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन एज पर एएफआरएफ, लेट्स से एज पर कंपनीज एक्ट चार्ज करना था 15%, पर हम लोग ने चार्ज कर दिया लेट्स से एज पर इनकम टैक्स एक्ट गलत से 10%। चार्ज करना था 15 पर हमने चार्ज कितना कर दिया? 10। तो अब 100 करोड़ का असेट है तो यहाँ पे अमाउंट कितना डिप्रिसिएशन आना चाहिए था? 15 करोड़। कितना आना चाहिए था? 15। पर लेकिन हम लोग ने चार्ज सिर्फ कितना किया? 10 करोड़। क्या ये मिसस्टेटमेंट है? यस। कुछ क्या होना चाहिए था एज पर एएफआरएफ? 15, और क्या हमने कर दिया? 10। अच्छा, क्या मिसस्टेटमेंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन में हो सकती है? यस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वापस उदाहरण। लेट्स से 10 करोड़ की लोन है, ठीक है, दिस इज रीपेबल इन 10 years, ठीक है, इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब हाउ विल यू क्लासिफाई दिस? विल यू क्लासिफाई दिस एज नॉन करंट और will you classify this as current?
Once again, will you classify this as non-current or will you classify this as current? पब्लिक बोल रहा है कि सर नॉन करंट क्योंकि भाई 10 साल में पे करना है। नहीं, यहाँ पे से जो 9 करोड़ होता है उसे हम क्लासिफाई करते हैं इनटू नॉन करंट और जो 1 करोड़ है इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू करंट। क्यों? क्योंकि व्हाटएवर इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, अबे ये साल का इंस्टॉलमेंट तो 12 महीने के अंदर पे करना है ना, तो वो करंट, बाकी का 9 करोड़ क्या हो जाएगा? नॉन करंट। क्या फाउंडेशन में टीचर ने ये पकाया था? यस। बट यार फिर भी तुम लोग ने यहाँ पे 10 करोड़ नॉन करंट में डाला। यस, ये क्या हो गए? मिसस्टेटमेंट। क्या ये क्या हो गए? मिसस्टेटमेंट। क्या यहाँ पे अमाउंट में गड़बड़ थी? नहीं। अगर यहाँ पे 10 करोड़ किया और ये 0 किया तो टोटल अभी तो 10 ही है ना। क्या अमाउंट में था? नहीं, पर क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन में था। लेट्स से मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोजर में हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी बताया ही नहीं है। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत थी पर कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न अगर इनअप्रोप्रिएट था, डिस्क्लोजर देना चाहिए था। अरे भाई तुम्हारा AS1 कहता है कि फंडामेंटल असम्पशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हमें इसके बारे में क्या देना चाहिए? डिस्क्लोजर। पर तुमने अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया, मेरे को बताओ क्या यहाँ पे ये इन दिस केस क्या एक मिसस्टेटमेंट हो जाएगा? यस। तो व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन फोर थिंग्स: अमाउंट, classification, presentation and disclosure, which is required by the financial reporting framework and whatever is actually reported by the entity, इसे हम क्या कह देते हैं? मिसस्टेटमेंट। देखो ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, दो कारण की वजह से हो सकता है। दिस कैन बी ड्यू टू एरर एंड दिस कैन बी ऑल्सो ड्यू टू व्हाट? फ्रॉड। तो ये एरर के वजह से भी हो सकता है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है भाई अकाउंटेंट तुम जैसे फाउंडेशन के लेक्चर में बैठे बैठे सो रहा था, उसने वहां पे 10 करोड़ और 0 कर दिया। बट लेकिन ये फ्रॉड भी हो सकता है। अकाउंटेंट ने जानबूझ के इसको 10 और 1 कर दिया जस्ट सो दैट करंट रेशियो इंप्रूव हो जाए। वो बोलेगा सर करंट रेशियो इंप्रूव हो जाए। अरे देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अज्यूम करो लेट्स से वहां पे जो करंट एसेट्स है 2 करोड़ है, करंट लायबिलिटी भी कितनी है? 2 करोड़। बट अगर फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे ये 10 कर दिया और ये 0 कर दिया, तो करंट लायबिलिटी 1 करोड़ से कम हो गई। अब रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो अब क्या ये फ्रॉड भी हो सकता है? यस। तो मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू बोथ एरर एज वेल एज व्हाट? फ्रॉड। तो यहाँ पे वंस अगेन व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? इट इज नथिंग बट क्या होना चाहिए था क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट के साथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हर टॉपिक के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज साई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये समझने के लिए हम जाते हैं, बड़ा कंसेप्ट है तो जाते हैं बड़े रोहित के पास। अब क्या होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? लेट अस से फॉर एग्जांपल लेक्चर देख के तुम बहुत थक चुके हो, मर चुके हो, बहुत भूख लगी है। तो भाई अब तुम डिसाइड कर रहे हो कि भाई क्या खाना खाए। अब तुमने अपनी मम्मी को किचन में जाके पूछा मम्मी क्या खाना बनाया है? मम्मी ने बोला आज खिचड़ी बनी है। अब पब्लिक मम्मी को बोला मम्मी ऐसे बोरिंग से लेक्चर के बाद बोरिंग सा खाना तो चलने वाला नहीं है, भाई मेरे लिए एक पिज्जा मंगा दिया जाए। मम्मी बोली ठीक है भाई, तेरे लिए एक स्मॉल पिज्जा मंगा देते। पब्लिक बोले मम्मी नहीं, स्मॉल पिज्जा से काम चलने वाला नहीं है, मुझे तो एक लार्ज पिज्जा चाहिए, वो ही मेरे लिए सफिशिएंट होगा। तो सफिशिएंट मतलब क्या? क्वांटिटी। अरे सफिशिएंसी मतलब क्या? क्वांटिटी। अब मम्मी ने बोला ठीक है भाई, फोन किया पिज्जा वाले को, बोला भाई एक लार्ज मार्गरेटा भेज दिया जाए। जैसे ही मार्गरेटा सुना, पब्लिक ने बोला मम्मी भाई मार्गरेटा से क्या चलेगा, मार्गरेटा बोरिंग सा पिज्जा है, मुझे तो चाहिए एक लार्ज डबल चीज बस पिज्जा। क्या मुझे तो क्या चाहिए? एक लार्ज डबल चीज बस पिज्जा। डबल चीज बस पिज्जा ही मेरे लिए अप्रोप्रिएट होने वाला है। तो अप्रोप्रिएट अर्थात हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्वालिटी। तो सफिशिएंसी मतलब क्या? क्वांटिटी। सफिशिएंसी मतलब क्या? क्वांटिटी। और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या? क्वालिटी। अब पब्लिक यहाँ पे भावुक हो, डिस्ट्रैक्ट हो, उसके पहले यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई देखो, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक एयर कंडीशनर है। अब ये एक एयर कंडीशनर हमारा फिक्स्ड सेट है। अब इस फिक्स्ड सेट के लिए हमारे पास क्या क्या एविडेंस है? लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास है ना ये एयर कंडीशनर से रिलेटेड क्या मेरे पास एक इनवॉइस है? यस। क्या मेरे पास इंस्टॉलमेंट वाउचर है? नहीं। ठीक है, मतलब जब एसी इंस्टॉल होता है एक इंस्टॉलमेंट वाउचर देके जाता है, तो वहां पे वो स्टाफ बोल रहा है वो इंस्टॉलमेंट वाउचर खो चुका है, नहीं मिल रहा है। बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है कि हम लोग ने सामने वाले को पेमेंट किया हुआ है।
और जब फिजिकली वेरीफाई कर रहा हूं तो मुझे वहां पे एसी भी दिख रहा है। तो अब 4 में से मेरे पास कितने एविडेंस है? 3। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है टू प्रूव दैट दिस एसी बिलोंग्स टू द क्लाइंट? यस। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर एग्जांपल इनवॉइस, तो मुझे इनवॉइस था मेरे पास। इस बार भाई इंस्टॉलमेंट वाउचर भी था। बैंक स्टेटमेंट में एंट्री भी दिख रही है, पेमेंट हुआ है, पर जब फिजिकली वेरीफाई करने गया एसी नहीं दिखा। मैं बोला भाई ये क्या है? वो बोले भाई देखो हमारा एसी बहुत बिगड़ गया था इसलिए सर्विस के लिए दिया गया। मैं बोला भाई एसी एक ऐसी चीज है जिसकी ऑन साइट सर्विस होती है। अरे कोई बंदा आता है सर्विस करने के लिए, क्या हम भेजते हैं क्या? नहीं। बट लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वो लोग बोल रहे नहीं एसी बहुत बिगड़ गया था हमने भेज दिया। अब एक क्वार्टर गया, दूसरा क्वार्टर गया, पूरा साल समाप्त होने आया, विंटर से समर आ गया, बट लेकिन अब तक एसी के दर्शन हुए नहीं है। तो अब मेरे पास 4 में से 3 एविडेंस अभी भी है। सफिशिएंसी है बट अप्रोप्रिएटनेस नहीं है। क्या मैं यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि एसी क्लाइंट को बिलॉन्ग कर रहा है? नहीं। अरे हुआ क्या रहेगा? एसी खरीदा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाला गया रहेगा डायरेक्टर के बेडरूम के अंदर, पर्सनल खर्चा है, बिजनेस में डाल दिया। अब यहाँ पे इसलिए इनवॉइस है, इंस्टॉलमेंट वाउचर है, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है, बट जब तू फिजिकली वेरीफाई करने जाएगा क्या तुझे देखेगा? क्या डायरेक्टर के बेडरूम का एक्सेस तेरे को फिजिकली वेरीफाई करने मिलने वाला है? नहीं। तो यहाँ पे भले सफिशिएंसी है, अप्रोप्रिएटनेस नहीं है। ये डिटेल में कंसेप्ट हम सीखेंगे एसए 500 में, जब हम जाएंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम ही ऑडिट एविडेंस है, तो भाई विस्तार में हमारे बहुत सारे घंटों की चर्चा होगी, 20 to 25 आवर्स ऑन द टॉपिक ऑफ ऑडिट एविडेंस। बट आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझा है, व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑडिट रिस्क। अ वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट, ये टॉपिक मल्टीपल टॉपिक्स में कनेक्ट होने वाला है। तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर शायद एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। मतलब वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसके बावजूद ऑडिटर शायद बोल देगा एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। इस रिस्क को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क। Once again, what is audit risk? A risk that auditor may issue an inappropriate opinion despite of existence of material misstatement। मतलब मिसस्टेटमेंट होने के बावजूद ऑडिटर शायद बोल देगा कि वहां पे एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। दो कंपोनेंट होते हैं, शांति से समझते हैं इसको। पहले कंपोनेंट को हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। पहले कंपोनेंट को हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। Now, what is a risk of material misstatement? Once again, what is risk of material misstatement? इसके अंदर वापस दो कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट को हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। शांति से समझते हैं व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। अगर मैं इनहेरेंट रिस्क की बात करूं, क्या होता है इनहेरेंट रिस्क? थोड़ा उदाहरण लेते हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अच्छा ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ तुम वहां पे से स्टिक नोट्स लगाओगे, स्टिकी नोट तुम यहाँ पे लगा के ये सारे एग्जाम्पल्स यहीं पे अटैच करोगे, तो हो सकता है भाई 2-3 स्टिकी नोट्स बन लगे, सारी चीजें यहीं पे लगाओगे। नोटबुक में जो लिखना है वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा कि तुम्हें नोटबुक में क्या लिखना है। तो ये चीजें जाएगी कहाँ के अंदर? हमारे बेसिक जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसी के ऊपर स्टिकी नोट्स लगा के। नाउ व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? उदाहरण लेते हैं। अब इनहेरेंट रिस्क जो है, वहाँ पे ना मेरे को बताओ, कभी भी जब ऑडिटर ऑडिट करेगा, क्या वो माँ कसम खा के बोलेगा कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। कभी भी है ना एक ऑडिटर जो है, क्या कभी भी वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है क्या? अरे मेरे को बताओ, क्या कभी भी एक ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है क्या? नहीं। तो एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। एक ऑडिटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन सा एश्योरेंस दे सकता है? रीजनेबल। क्यों ऐसा? थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़े उदाहरण लेते हैं। अब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? एस्टिमेट्स। उदाहरण लेते हैं इसके लिए में। अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यस और नो? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से भाई फोन है, फोन जो है उसका जो कॉस्ट है 70,000 रुपीज है, उसका जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपीज है। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि भाई इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे इन दिस केस कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइड बाई 4। अरे बताओ पब्लिक, 60,000 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,000। अब यहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा एस्टीमेट थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं 60 70,000 कॉस्ट है,
-10,000 स्क्रैप वैल्यू है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट से इसको अज्यूम करता हूँ कि भाई ये मेरा जो फ़ोन है, ये फ़ोन कितने साल टिकेगा? 3 साल टिकेगा। तो अब मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अब वाइस वर्सा फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे ले कहता हूँ एक और एग्जांपल लेट्स से 70,000 कॉस्ट है, -10,000 स्क्रैप वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 2 इयर्स। तो इन दिस केस मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 30,000। अब ये फ़ोन कितना टिकेगा ये तो मेरा एक एस्टिमेट है ना। अरे क्या मैं माँ कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये फ़ोन 4 ही साल टिकेगा? क्या मैं माँ कसम खा के बोल सकता हूँ मेरा ये फ़ोन 2 ही साल टिकेगा, 3 साल टिकेगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एस्टिमेट के ऊपर है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एस्टिमेट के ऊपर है, तो क्या मैं कभी भी वहाँ पे माँ कसम खा के बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे इन दिस केस मैं माँ कसम नहीं खा सकता क्योंकि मेरे अकाउंट्स ही किसके ऊपर बेस्ड है? एस्टिमेट्स के ऊपर। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। काफ़ी बार है ना जो मैनेजमेंट है ना मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट किसमें इन्वॉल्व हो सकता है? फ्रॉड में। अब है ना मैं एक फैक्ट्री का ऑडिट करने गया था। वो फैक्ट्री का काम क्या था पता है? वो लोग थ्रेड का डाइंग प्रोसेस करते थे। देखो हमारा जो शर्ट बनता है उसके लिए थ्रेड यूज़ होता है। अब जो थ्रेड यूज़ होता है ना उसको भी कलर करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं डाइंग प्रोसेस। अब उनका वही काम था। अब मैं जब फैक्ट्री में गया, मेरे को बोला गया था इस फैक्ट्री में 9 वर्कर काम करते हैं। मैं 2 बार गया था, 9 वर्कर्स थे। मैं एक बार है ना सरप्राइज़ विज़िट के ऊपर गया था। ठीक है? थोड़ी चीज़ें सरप्राइज़ हम देते हैं, क्यों सरप्राइज़ देते हैं आगे हम समझेंगे। हम गया वहाँ पे सरप्राइज़ देने। मैं वहाँ पे जब देखा मुझे सरप्राइज़ मिल गया, मेरे को फैक्ट्री में ना सिर्फ़ 6 वर्कर दिखे। अब मैं बोला यार यहाँ पे तो 9 थे। रजिस्टर भी देखा तो 9 वर्कर्स थे। तो मैंने रैंडमली जाके एक वर्कर को पूछ लिया कि भाई आज बाकी के 3 वर्कर क्यों नहीं है? क्यों भाई लास्ट टाइम तो थे, इस बार क्यों नहीं है? बोला साहब हम तो यहाँ पे 6 ही वर्कर काम करते हैं। मैं बोला यार पिछली दोनों बार तो कितने थे? 9 वर्कर। बोला साहब हमको भी नहीं पता। जब-जब आप आते हो ना, उस दिन हमारे फैक्ट्री के साहब बोलते हैं आज बहुत काम है। भाई इतने तुम लोग से काम नहीं होगा और वर्कर्स लाने पड़ेंगे। बाजू के फैक्ट्री से 3 वर्कर लेके आते हैं। अब वो 3 वर्कर आके कुछ काम नहीं करते, पूरा दिन भाई का ऐसा-नैसा मावा करते रहते हैं, बीड़ी फूँकते रहते हैं, कोई काम करते नहीं है, फिर भी उनको पगार दिया जाता है। तो हमको नहीं समझता साहब ये क्यों हो रहा है? अब जब ये पूरी स्टोरी सुनी तो मेरे को वहाँ पे क्या समझ गया कि यहाँ पे है ना वर्कर एक्चुअली थे कितने? 6 पर उसने हमको बताया कितना था? 9। फैक्ट्री मैनेजर ये हर एक वर्कर को कैश में पे करा था 15,000 तो उनका सिर्फ़ फेक नाम था। हर महीने ये जो 3 वर्कर्स थे, ये जो 3 फेक वर्कर्स का 15,000 रुपीज़ सीधा किधर जा रहा था? फैक्ट्री मैनेजर के जेब के अंदर। तो अब यहाँ पे इन दिस केस ये चौड़ा-सा कंपनी था। तो ये छोटे से कंपनी में हमने ये फ्रॉड को आइडेंटिफ़ाई कर लिया। बट काफ़ी बार जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि एचडीएफसी, वहाँ पे उनके पास 1,20,000 एम्प्लॉइज़ हैं। अब काफ़ी बार ये फ्रॉड को ढूँढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जब मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है? मैनेजमेंट। तो काफ़ी बार ये फ्रॉड को ढूँढना मुश्किल ही नहीं क्या हो जाता है? नामुमकिन। ऑल्सो काफ़ी बार कैसा होता है जो ट्रांज़ैक्शंस किए जाते हैं ना, वो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं हमारे रिलेटेड पार्टी के साथ। अरे जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो किसके साथ किए जाते हैं? रिलेटेड पार्टी के साथ। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन में भी काफ़ी बार गलतियों को ढूँढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स सेल करने हैं, ठीक है? मेरे को गुड्स सेल करने हैं। मैं गुड्स सेल करना चाहता था फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से कमलेश को। अब मैंने गुड्स खरीदे थे 10 लाख रुपीज़ में। अब ये 10 लाख रुपीज़ के गुड्स अगर मैं कमलेश को बेचता हूँ 20 लाख रुपीज़ में, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन दिस केस मेरा प्रॉफ़िट आएगा। प्रॉफ़िट आएगा तो मेरे को इसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। अब प्रॉफ़िट अगर 10 लाख रुपीज़ का हुआ तो 30% के हिसाब से 3 लैक्स का भाई तो क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। अब मैं तो नहीं भरना चाहता था। मैं बोला भाई घर के बाहर की सड़क देख के मैं बोला भाई टैक्स भर के इस देश का कोई उद्धार नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं भरना है। तो मैंने क्या सोचा एक झोल करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं। अब मेरे थोड़ा रिलेटेड पार्टीज़ थे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मेरा रिलेटेड पार्टी कौन था? रमेश। तो मैंने क्या किया, ये जो गुड्स है 10 लाख रुपीज़ के, ये 10 लाख रुपीज़ के गुड्स बेच दिए लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 12.5 लाख रुपीज़ में रमेश को। अब इन दिस केस मेरा प्रॉफ़िट हो गया 2.5 लाख रुपीज़। अब जब 2.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट है, इसके ऊपर का ही टैक्स आएगा। अरे! इस देश में जो 2.5 लाख से कम की इनकम कमाता है, उस गरीब से कोई टैक्स लिया जाता है? नहीं। अब मैंने क्या किया, रमेश को बोला देख रमेश, अपना एक और रिलेटेड पार्टी है, अपना एक और भाई है, अपना दूसरा भाई कौन है भाई? सुरेश। तो मैंने रमेश को बोला देख भाई तेरे पास ये गुड्स आए 12.5 लाख रुपीज़ में, तू यही गुड्स 15 लाख रुपीज़ में किसको दे दे? सुरेश को। अब वापस यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 2.5 लाख रुपीज़।
वापस इस देश में जो 2.5 लाख से कम की इनकम कमाते हैं उसको टैक्स लगने वाला नहीं है। अब मैं गया सुरेश के पास। सुरेश को बोला, देख सुरेश, तेरे पास ये गुड्स आए 15 लाख में। हमारा एक और भाई है। कौन है हमारा एक और भाई? महेश। तो एक काम कर भाई, ये जो तेरे 15 लाख रुपीस के गुड्स आए, तो ये 15 लाख रुपीस के गुड्स 17.5 लाख रुपीस में किसको दे दे? महेश। वापस इनकम आ गई, प्रॉफिट 2.5 लाख, टैक्स कुछ नहीं आएगा। अब मैं महेश को बोलूंगा, भाई देख, अब यहाँ पे ना ये गुड्स हम बेचेंगे किसको? मेन पार्टी कमलेश, जिसको मैं बेचना चाहता था। अब तेरे पास गुड्स आए 17.5 लैक्स में, तू ये दे दे कमलेश को 20 लाख रुपीस में। वापस प्रॉफिट आया 2.5 लाख रुपीस, टैक्स आ गया नहीं। अब ये पूरे सीन में हुआ क्या रहेगा पता है? मैंने ना ये जो गुड्स है 10 लाख रुपीस के, सीधा मैंने दे दिए 20 लाख रुपीस में कमलेश को। पर लेकिन ये पूरे केस में गुड्स गए मेरे गोडाउन से सीधा उसके गोडाउन के अंदर। बाकी सबने है ना फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन किए। मैंने रमेश के नाम का बिल बनाया, रमेश ने सुरेश के नाम का, सुरेश ने महेश, और महेश ने कमलेश। मैं कमलेश को पहले ही बोल दूंगा, भाई तेरे को गुड्स मिलेंगे बट बिल रोहित श्रॉफ के नाम के बदले किसके नाम का मिलेगा? महेश। कमलेश बोलेगा क्या फर्क पड़ता है। मैंने 10 लैक्स के बेचे 20 लैक्स में, मेरे को जो प्रॉफिट आया था 10 लैक्स, 3 लाख का टैक्स बनना था, मैंने एक फूटी कौड़ी टैक्स नहीं पे किया। अब तुम सोचो, अज्यूम करो कि तुम मेरे कंपनी के ऑडिटर हो ना पाए पर लेकिन अज्यूम करो कि तुम मेरी कंपनी के ऑडिटर हो। अब यहाँ पे इन दिस केस जब तुम ऑडिट करने आओगे, तुम्हें तो पहला वाला ट्रांजैक्शन दिखेगा। अब जब तुम्हें पहला वाला ट्रांजैक्शन दिखेगा, तुम वहां पे क्या बोलोगे कि भाई इनवॉइस दो। मैं तुम्हें वहां पे क्या करूंगा, एक इनवॉइस दे दूंगा। ठीक है। इनवॉइस के साथ साथ तुम बोलोगे, भाई देखो मैं वहां पे तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट देखना चाहता हूं, मैं बैंक स्टेटमेंट दे दूंगा। तुम बोलोगे रमेश से पूछताछ करनी है, पूछताछ कर लोगे, रमेश तो मेरा ही भाई है। अब यहाँ पे तुम्हें लगेगा ये ट्रांजैक्शन सही है। पर लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? नहीं। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ जो जोड़ होते हैं, ये चीजों को ढूंढना काफी बार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये रीजंस की वजह से क्या मैं माँ कसम खा के बोल सकता हूं? नहीं। तो मैंने अब तक तुम्हें 3 रीजन समझाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेट्स के ऊपर है, मतलब हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसी होती है कि मैं माँ कसम खा के बोल सकता नहीं हूँ। सेकंड, मैनेजमेंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तीसरा, अगर वहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, वापस उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मेरे को बताओ, जब यहाँ पे ऑडिट होगी, जब वहां पे चेकिंग होगा, मेरे को बताओ जो चेकिंग होने वाला है, क्या वहां पे ऑडिटर 100% चेक करेगा क्या? नहीं। ऑडिटर हमेशा वहां पे क्या करने वाला है? सैंपलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग? अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे, इन केस फॉर एग्जाम्पल 2 लाख वाउचर्स है, अब क्या ऑडिटर सारे 2 लाख वाउचर्स चेक कर पाएगा? अरे क्या भाई, मेरे पास दुनिया भर का टाइम है? नहीं। यहाँ पे मेरा जो ईयर होता है ना, ईयर ईयर एंड होता है 31 मार्च को। लेट अस से मेरा ईयर एंड हुआ 31 मार्च 26। मुझे अपना रिपोर्ट दे देना पड़ेगा 30 सितंबर 26 तक। क्या मेरे पास दुनिया भर का टाइम है? नहीं। जब दुनिया भर का टाइम नहीं है, तो जब मैं 100% चेक नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं माँ कसम खा के बोलूंगा? कोई बोलेगा सर यहाँ पे 100% चेक नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, हम देखेंगे पूरा सैंपलिंग कैसे करते हैं। बट लेकिन क्या मैं 100% चेक करता हूँ क्या? नहीं। तो जब मैंने 100% चेक नहीं किया है, क्या मैं माँ कसम खा के बोल सकता हूँ? नहीं। ऑल्सो काफी सारी जो चीजें होती है ना, वो फ्यूचर इवेंट्स जो होती है, फ्यूचर इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं होते। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सैमसंग जो है, सैमसंग, अब जब भी वो फ़ोन और सारी चीज़ें बेचता है, वो है ना एक वारंटी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि भाई कितने परसेंट लोग वहाँ पे वारंटी क्लेम करने आएँगे। तो ऑन एन एवरेज सैमसंग कहता है कि भाई 8% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे वारंटी क्लेम करने आएँगे कि भाई हमारा फ़ोन बिगड़ गया, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ। तो एक प्रोविज़न क्रिएट करके रखते हैं आउट ऑफ कंज़र्वेटिज़्म। अब हर बार ज़रूरी है कि 8% लोग ही आएँगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उन्होंने ना एक नोट 8 करके फ़ोन बनाया था। अब नोट 8 एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी है ना बेल्ट जो बैटरी थी वो फॉल्टी थी। अरे पॉकेट में पड़े-पड़े लोगों की बैटरी ब्लास्ट हो रही थी। उन्होंने इन दिस केस 100% फ़ोन्स को रिकॉल किया। अरे जिसका फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं था ना, उसको भी बोला भाई फ़ोन भेज, हम बैटरी रिप्लेस मार के देते हैं। बिकॉज़ उन्हें भी डर लग रहा था। अरे किसी के पॉकेट में पड़े-पड़े फ़ोन ब्लास्ट हो गया, पॉकेट के साथ कुछ और ब्लास्ट हो गया तो कंपनी ब्लास्ट हो जाएगी। तो अब इन दिस केस वारंटी चाह चुकी 100%। उन्होंने इतना क्या सोचा था? 8%। अब ऐसे जो फ्यूचर इवेंट्स आते हैं, क्या हमारे हाथ में होते हैं? नहीं। तो अब यहाँ पे ये सारे कारण की वजह से क्या ऑडिटर कभी भी माँ कसम खा के बोल
बोल सकता है कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं। ये जो सारे रिस्क होते हैं इसे हम कहते हैं इन्हेरेंट रिस्क। ये जो मैंने पाँचों रिस्क दिए इसे हम कहते हैं इन्हेरेंट रिस्क, और ये जो सारी चीज़ें थी इसे हम कहते हैं इन्हेरेंट लिमिटेशन। क्या कहते हैं हम इसे? इन्हेरेंट लिमिटेशंस। मतलब इस लिमिटेशन को मैं कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकता। इस लिमिटेशन की वजह से जो भी रिस्क आता है, उस रिस्क को हम कहते हैं इन्हेरेंट रिस्क। तो हमारे 3 रिस्क में से ऑडिट रिस्क के 3 पार्ट्स हैं, उसमें से पहला रिस्क हम लोग ने समझा व्हाट इज़ इन्हेरेंट रिस्क। हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब आरओएमएमएस दैट इज़ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? दूसरा कंपोनेंट इज़ कंट्रोल रिस्क। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल रिस्क? समझते हैं, उदाहरण लेते हैं इसके लिए भी। नाउ कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? कंपनी ने ना इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। और इंटरनल कंट्रोल्स होने के बावजूद वहां पे मिसस्टेटमेंट्स होगी, इस रिस्क को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अब ये कंट्रोल रिस्क को थोड़ा सा समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। तो पहले हम उदाहरण लेते हैं व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल का। सो अब लेट्स से, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रेपवाइज। समझो फॉर एग्जांपल तुम प्रेपवाइज के फिजिकल सेंटर के ऊपर आते हो बुक्स लेने के लिए। तो वहाँ पे है ना, हमारा बुक्स लेते वक़्त बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी स्टूडेंट बुक लेने आता है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी रिसीट होती है। हम फ़ी रिसीट के ऊपर क्या कर देते हैं, एक साइन कर देते हैं। ठीक है? सो हम जैसे ही किसी स्टूडेंट ने वहाँ पे हमारे पास से बुक माँगी, तो उसके पास एक फ़ी रिसीट होती है जो एडमिशन के वक़्त उसे मिलती है, और उसी के ऊपर हम एक क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे तुम्हें ये बुक मिल गई है। तो जैसे बुक मिला हमने डेट लिख दिया, साइन कर दिया, सो दैट स्टूडेंट एक बुक लेगा। वरना फॉर एग्ज़ाम्पल सेम स्टूडेंट थोड़े टाइम बाद आके क्या दूसरी बुक लेके जा सकता है? ऐसा ना हो इसलिए उसकी रिसीट के पीछे हम लोग क्या कर देते हैं, साइन। ये एक इंटरनल कंट्रोल है। सो दैट एक स्टूडेंट एक के बदले 2 बुक्स ना लेके जा सके। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एच&एम की बात करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपना सुरेश है। अब सुरेश को है ना फॉर एग्जांपल डेट पे जाना है। तो डेट पे जाने के लिए सोचा चलो एक काम करता हूँ, डेट पे जाता हूँ। पर सुना भाई यार ये ऐसे कपड़े पहन के कैसे जाऊँ? जाता हूँ मस्त शॉपिंग करने के लिए। वो गया एच&एम में। एच&एम में उसने मस्त एक व्हाइट शर्ट देखा, मस्त एक ब्लू डेनिम देखा, स्मार्ट लग रहा था। सोचा खरीद लूँ। अब खरीदते वक़्त उसने जैसे ही सोचा, जैसे वहाँ पे देखा उसने टैग, तो भाई उसने देखा कि इतना पैसा है कि इतना तो भाई मैंने स्टाइपेंड में भी नहीं कमाया। तो अब वो सोच रहा था क्या करूँ? वो सोचा एक काम करते हैं, पैसे भरे बिना चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अब मेरे को बताओ अगर वो चुपचाप वहाँ से निकलेगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? डेफ़िनेटली पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने क्या लगाया होता है, बारकोड। तो भाई एच&एम वाले को भी पता है कि ऐसे चिंदी चोर आएँगे, चिंदी चोरी करेंगे डेट पे जाने के लिए, तो ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाया है। जब तक वो स्कैन नहीं हुआ और उसे बाहर लेके जाओगे तो वहाँ पे बज़र बजने लगेगा। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, एक इंटरनल कंट्रोल। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, अमेज़न में है ना, देखो परचेज़ सही से रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? लेट्स से वो लोग ने आईफ़ोन 17 खरीदे। लेट्स से फॉर एग्जांपल दे हैव बॉट 1000 आईफ़ोन 17। अब अगर ये बराबर से रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है? रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब कोई जा रहा है वेबसाइट के ऊपर टू बाय आईफ़ोन 17, बट लेकिन वो दिख रहा है आउट ऑफ स्टॉक। अरे उनका तो नुकसान हो गया, पब्लिक फ्लिपकार्ट पे चला जाएगा। वाइस वर्सा डबल एंट्री हो गई, 1000 के बदले 2000 हो गया। जैसे 1000 खत्म हुए, कोई बाय कर रहा है तो उसे दिख रहा है डिलीवरी इन 24 आवर्स। क्या 24 आवर्स में उनको क्या डिलीवरी मिलेगी? नहीं ना। तो अब यहाँ पे परचेज़ सही से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक बंदे को डालने के बदले यहाँ पे पूरे प्रोसेस में 3 लोग को डाल दिया। सबसे पहले वहाँ पे है ना, होता है उनका एक वेयरहाउस कीपर। अब सबसे पहले है ना वेयरहाउस कीपर चेक करेगा क्या वहाँ पे आईफ़ोन 17 आए। अब उसको बोला गया रहेगा लेट्स से 1000 आ रहे हैं। अब उसको कुछ दिमाग नहीं चलेगा, वो सिर्फ़ काउंट कर लेगा 1000 आईफ़ोन 17 आए कि नहीं आए। पर उसको इतना ज़्यादा नहीं समझेगा ना कि कितने प्रो है, कितने प्रो मैक्स है, कितने 512 जीबी, कितने 1 टीबी। तो अब उनके नीचे उसके ऊपर एक होता है रिक्विजिशन ऑफिसर। ये जो रिक्विजिशन ऑफिसर होता है ना, ये वो बंदा होता है जो ऑर्डर प्लेस करता है। तो इसको पता रहेगा। तो अब रिक्विजिशन ऑफिसर के पास जाता है। रिक्विजिशन ऑफिसर देखता है वहाँ पे कि भाई देखो उसने जो परचेज़ का ऑर्डर प्लेस किया था, उसी के हिसाब से उतने ही 512 है, उतने ही वही कलर्स है जो उसने मँगाए थे। जब वो अप्रूव करता है, तो अब ये जाता है परचेज़ मैनेजर के पास। किसके पास जाता है? परचेज़ मैनेजर। और जो परचेज़ मैनेजर होता है, वो क्या करेगा? ये गुड्स को अप्रूव करेगा। अरे! परचेज़ मैनेजर जाके फिर जाके ये गुड्स को क्या करेगा?
अप्रूव करेगा कि भाई ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है? और फिर फाइनली परचेज़ मैनेजर क्या करेगा? एंट्री पास करेगा। तो रादर देन हैविंग वन पर्सन इन द होल सिस्टम, वो लोग ने क्या कर दिया? वहाँ पे 3 लोगों को सिस्टम के अंदर डाल दिया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्या ये जो हमने एग्ज़ाम्पल पढ़े, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं वहाँ पे? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है। क्यों बनाता है? सो दैट वहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड क्या हो जाए? कम। इसे हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। डिटेल में हम समझेंगे जब हम जाएँगे चैप्टर 3 में, उसका नाम ही है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब ये जो कंट्रोल्स है, ये जो क्या है? कंट्रोल्स है। अब जो कंट्रोल्स है, अगर कंट्रोल्स बराबर से नहीं चले, उसके वजह से जो रिस्क आएगा, उस रिस्क को हम कह देंगे कंट्रोल रिस्क। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो बुक्स देते वक़्त क्या बोला गया है? रिसीट के ऊपर साइन करना। अब फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे हमारे ऑफिस के काका हैं, ठीक है? ऑफिस बॉय है। अब जब कोई स्टूडेंट आया बुक लेने के लिए, वो रिसीट ही नहीं लाया। वो बोला, "अरे सर काका मैं भूल गया रिसीट लाना, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ भाई, चेंबूर से आ रहा हूँ, 1.5 घंटा लग गया बुक यहाँ पे आते-आते, प्लीज़ दे दो ना बुक भाई, मैं यहाँ पे रिसीट लाना भूल गया।" काका ने भावुक होके दे दिया। अब हो सकता है कि वही स्टूडेंट भाई किसी और को अपनी रिसीट दे के किसी और को भी बुक कलेक्ट करने भेजेगा। तो कंट्रोल था पर कंट्रोल वीक हो गया, इसके वजह से जो रिस्क आता है इसे हम क्या कह देते हैं? कंट्रोल रिस्क। एच-एन-एम की बात करते हैं। अब एच-एन-एम में फॉर एग्जांपल अज़्यूम करो कि भाई वहाँ पे बारकोड सिस्टम ही नहीं चल रहा था, सर्वर डाउन था। अब वहाँ पे भाई उस बंदे ने रमेश ने क्या किया? मस्त व्हाइट शर्ट पहना, ब्लू डेनिम पहना, भाई वो सोचा चलो चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, 'कॉज़ आज बज़र बजने वाला नहीं है। तो कंट्रोल है पर कंट्रोल वीक है, इस रिस्क को हम क्या कह देते हैं? कंट्रोल रिस्क। अगर हम अमेज़न की बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेयरहाउस कीपर ने गुड्स को चेक किया, उसने अप्रूव किया। उसने अप्रूव किया, रिक्विजिशन ऑफिसर ने चेक किया, उसने भी अप्रूव किया, परचेज़ मैनेजर ने भी अप्रूव किया और एंट्री पास कर दी। लेट्स से फ्राइडे का दिन था, उसने वहाँ पे देखा कि जो इनवॉइस है, वहाँ पे 1000 आईफ़ोन है, वो भाई साहब ने 1000 आईफ़ोन का जो इनवॉइस था, वो एंट्री पास कर दी और बात खत्म हो गई। फ्राइडे का दिन था, परचेज़ मैनेजर घर पे गया, अच्छा खासा खाया, अच्छा खासा पिया। सैटरडे का दिन था, वापस भाई साहब अच्छा खासा खाया, अच्छा खासा पिया। संडे का दिन था, भाई साहब ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ़ अच्छा खासा पिया। मंडे को जब आया तो फुल हैंगओवर में आया, उसको याद ही नहीं है पिछले 3 दिन में उसके साथ क्या हुआ। अब जब वो आया टेबल पे ऊपर उसको ये इनवॉइस दिखा। वो भाई साहब ने वापस इसकी एक और बार एंट्री पास हो कर दी। अब सिस्टम में 1000 आईफ़ोन के बदले 2000 आईफ़ोन दिख रहे हैं। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कंट्रोल वापस क्या था? वीक था। अरे देखो यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स होने चाहिए थे। मैनुअल कंट्रोल्स मतलब क्या? जब उसने एंट्री पास की, उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए था? अपना इनिशियल करना चाहिए था, ठीक है? उसको ऐसा टिक मार्क करना चाहिए था या फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से जो उसको डेट डाल देना चाहिए था कि भाई उसने कौन-सी डेट को ये डाला है। तो अगर वो मंडे को आता, उसको अपना टिक मार्क दिखता, डेट दिखता, क्या वापस वो एंट्री पास करता? नहीं, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल भी हो सकता है। मतलब जो हमारा आईटी सिस्टम है, उसके अंदर अगर हम सेम डेट को क्या अगर हम लोग सेम डेट को, सेम सीरियल नंबर का सेम अमाउंट का एंट्री अगर 2 बार डालें तो वहाँ पे एरर दिखना चाहिए कि दिस इज़ अ डुप्लीकेट एंट्री, पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था। ये कंट्रोल ना होने की वजह से जो रिस्क आएगा इसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल रिस्क। तो अब यहाँ पे हम लोग ने 2 कंपोनेंट पढ़ लिए। एक हम लोग ने समझ लिया व्हाट इज़ इन्हेरेंट रिस्क, दूसरा हम लोग ने समझ लिया व्हाट इज़ कंट्रोल रिस्क। इन्हेरेंट रिस्क मतलब मैं कभी भी माँ कसम खा के बोल सकता नहीं हूँ। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स है पर कंट्रोल वीक है या तो कंट्रोल्स ही नहीं है, उसके वजह से जो रिस्क आता है उसे हम क्या कह देते हैं? कंट्रोल रिस्क। तो अब जब दोनों साथ में आ जाते हैं, हमें मिल जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होगी। क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होगी। ये ऑडिटर का एक जजमेंट है। ये जो आरओएमएमएस है, ये ऑडिटर का क्या है? एक जजमेंट है। तो ऑडिटर एक जजमेंट ले रहा है ऑडिट शुरू करने के पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी मिसस्टेटमेंट होगी, कितनी मिसस्टेटमेंट होगी। इसे हम क्या कहते हैं? आरओएमएमएस, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? सी डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लेट अस से अपना रमेश था वापस रात को 2 बजे कंबल के नीचे छुप के किसी के साथ क्या कर रहा था? चैट। अब जब वो चैट कर रहा था, वहाँ पे है ना उसकी मम्मी जागी। मम्मी को समझा कि भाई यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मम्मी एकदम गुस्से में वहाँ पे आई, ये देखने के लिए कि क्या गड़बड़ चल रही है। अब मम्मी जैसे गुस्से में चलने लगी ना, रमेश को मम्मी के पाँव का आवाज़ आ गया। अब जैसे रमेश को मम्मी के पाँव का आवाज़ आ गया ना, वहाँ पे उसने है ना अपने फ़ोन के सारे ऐप्स बंद कर दिए।
सिर्फ एक ही चीज खुली रखी, अपना प्रेप वाइज का भाई ग्रुप चैट, ये देखने के लिए कि टाइम टेबल क्या है। जैसे मम्मी आई, मम्मी को उसने बोला कि मम्मी मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कल सर का लेक्चर कितने बजे है, मेरे को कितने बजे उठना है, कितने बजे रिवाइज करना है। मम्मी बोली कि भाई तूने दोपहर को 2 बजे किसी दिन ये सब नहीं देखा है कि कब उठना है, क्या करना है। रात को 2 बजे कहीं टाइम टेबल देख रहा रहेगा, कुछ तो भी गड़बड़ है। मम्मी ने गुस्से में आके फोन ले लिया। फोन जैसे ले लिया, मम्मी ने सारी चीजें तहकीकात करना शुरू की। पर मम्मी को स्नैपचैट के जो मैसेजेस गायब हो चुके थे, दूर-दूर तक नहीं समझा। इनकॉग्निशो मोड तो मम्मी दूर-दूर तक कुछ वहाँ पे समझ पाई नहीं। तो मम्मी ने क्या तहकीकात की, तहकीकात लगाने के बावजूद मम्मी वहाँ पे कुछ नहीं ढूँढ पाई। इस रिस्क को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो भाई ऑडिट में भी हम क्या कहना चाहते हैं कि देखो, ऑडिटर अपनी प्रोसीजर्स लगाएगा। अपनी प्रोसीजर्स लगाने के बावजूद वहाँ पे ऑडिटर को गलती नहीं ढूँढ पाएगा। इस रिस्क को हम क्या कह देते हैं? डिटेक्शन रिस्क। जब सारे रिस्क एक साथ आ जाते हैं, ठीक है? जब सारे रिस्क वहाँ पे एक साथ आ जाते हैं, उस रिस्क को हम क्या कह देते हैं? ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क में तीनों चीज़ें आ जाती है, इन्हेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एज़ वेल एज़ डिटेक्शन रिस्क। तो ये हमने समझा व्हाट इज़ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब शायद ऑडिटर क्या दे देगा, एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, वहाँ पे गलती होने के बावजूद वहाँ पे वो दे देगा एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर। ये ओपिनियन 2 कंपोनेंट है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के वापस 2 कंपोनेंट है, एक था इन्हेरेंट रिस्क, दूसरा क्या था? कंट्रोल रिस्क। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिटेक्शन रिस्क। जब सारी चीजें एक साथ आ जाती है, हमें क्या समझ जाता है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या कर सकता है। तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, ध्यान रखना ये कंसेप्ट के ऊपर, दो तरीके की सर्विस दे सकता है। एक होता है अश्योरेंस सर्विस, एक होता है नॉन अश्योरेंस सर्विस। देखो व्हाट इज अश्योरेंस सर्विस। अश्योरेंस सर्विस मतलब क्या पता है? इसके ऊपर वो क्या दे रहा है? ओपिनियन। नॉन अश्योरेंस सर्विस जैसा नाम है, इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन दिया जा रहा नहीं है। वंस अगेन, इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन दिया जा रहा नहीं है। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे को कोई बोलता है कि सर मेरे को एक काम करो ना, मेरे है ना एक इनकम टैक्स रिटर्न बना के दो। मेरे अकाउंट्स है, इसके बेसिस के ऊपर क्या बना के दो? इनकम टैक्स रिटर्न। अब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न बना के दे दिया है। मेरे को बताओ, ये इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंने बना के दिया है, क्या मैंने इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन दिया है क्या? नहीं। ये अश्योरेंस सर्विस है कि नॉन अश्योरेंस सर्विस है? नॉन अश्योरेंस। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला कि सर मेरे है ना 15-20 ब्रांचेस चलते हैं, सबके अलग-अलग अकाउंट्स बन रहे हैं, तो आप इसे कंपाइल करके दे दो। तो मैंने है ना उसको अकाउंट्स क्या करके दे दिए? कंपाइल। मेरे को बताओ, जब मैं उसको अकाउंट्स कंपाइल करके दे रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कोई ओपिनियन दे रहा हूँ क्या? नहीं। तो ये अश्योरेंस सर्विस हो गया कि नॉन अश्योरेंस हो गया? नॉन अश्योरेंस। तो अब काफ़ी बार मैं क्या देता हूँ? अश्योरेंस सर्विसेज़, और काफ़ी बार क्या देता हूँ? नॉन अश्योरेंस। अब अश्योरेंस है ना किसके ऊपर दिया जा सकता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, या तो नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। अरे हिस्टोरिकल मतलब क्या? पब्लिक बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब पास्ट। अरे हिस्ट्री मतलब क्या? पास्ट। तो अब मैंने यहाँ पे दिया एश्योरेंस किसके ऊपर? हिस्टोरिकल के ऊपर। हिस्टोरिकल मतलब क्या? पास्ट। अरे हिस्टोरिकल मतलब क्या? पास्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25, अरे ये पास्ट है ना, ये बीत चुका है। तो अब यहाँ पे मैं जब पास्ट के ऊपर दे सकता हूँ, या तो नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। सी व्हाट डू यू मीन बाय नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल? नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मतलब भाई यहाँ पे या तो वो फॉरकास्टेड है, ठीक है? या तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टेड है, या तो कोई और है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, कोई और तरीके के है। इसे हम क्या कह देते हैं? नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से 27-28 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। अब कोई बोलेगा अरे सर 27 या 28 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे? अरे देखो, हो सकता है ना कि हम लोग ने क्या किया, शार्क टैंक वार्क टैंक में गए थे, तो हम लोग ने प्रोजेक्शंस बता दिए कि देखो अगले 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होंगे, प्रॉफिट कितना होगा। तो क्या नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल भी हो सकता है? यस। तो अश्योरेंस में दो हो सकता है, या तो हिस्टोरिकल से रिलेटेड, या तो नॉट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में हम क्या दे सकते हैं? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या हिस्टोरिकल में हम क्या दे सकते हैं? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मेरे को बताओ, क्या मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूँ? क्या मैं कभी भी माँ कसम खा के बोल सकता हूँ कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। तो यहाँ पे जब मैंने हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया, इसे मैं क्या कह देता हूँ? ऑडिट। बट काफी बार है ना, मेरे लिए हाई एश्योरेंस भी देना पॉसिबल नहीं है। मैं काफी बार सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या दूंगा? मॉडरेट एश्योरेंस। अच्छा, क्यों सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस दूंगा? एक एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी,
लिस्टेड कंपनी में मेरे को बताओ वहां पे कौन गवर्न करता है? सेबी। अब सेबी क्या कहता है कि देखो तुम्हारा है ना, यूजुअली कैसा होता है, लेट्स से ईयर चालू होता है अप्रैल 2025, ये ईयर एंड होगा मार्च 2026, इसके ऊपर का रिपोर्ट जाएगा सितंबर 2026। अगर कोई मिसस्टेटमेंट है जो मुझे अप्रैल 25 में पता चल चुकी है, अरे अगर कोई मिसस्टेटमेंट है जो मुझे अप्रैल 25 में पता चल गई है, अब ये शेयर होल्डर्स को और सबको कब पता चलेगी? जब मैं अपना रिपोर्ट देता हूं, तो यहाँ पे इतने टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 18 महीने निकल चुके हैं। तो सेबी कहता है भाई यहाँ पे इतना लेट बता के क्या फायदा, पब्लिक का तो नुकसान हो गया। तो अब इन दिस केस तू क्या कर, यहाँ पे है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तू क्या कर, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वार्टर होता है इंडिया में, पहला क्वार्टर क्या होता है, द फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल, मई, जून। तो जैसे क्वार्टर खत्म होता है तो उसके 45 डेज के अंदर इसका ओपिनियन दे दे। अब 45 डेज मतलब जुलाई और अगस्त, तो मतलब तुम यहाँ पे 14 तक इसका ओपिनियन, इसके ऊपर ओपिनियन दे दो। क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, हर एक में ऐसा ही। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वार्टर टू कब होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे लेट्स से सितंबर में खत्म हुआ, तो यहाँ पे नवंबर तक रिपोर्ट दे दो। यहाँ पे दिसंबर में खत्म हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फरवरी तक रिपोर्ट दे दो, एंड सो ऑन। तो हमें जैसे क्वार्टर खत्म हुआ, कितने दिन के अंदर ओपिनियन मांगा, 45 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। अब जैसे 45 डेज के अंदर यहाँ पे ओपिनियन मांगा, भाई यहाँ पे ऑडिटर बोला भाई सेबी को कि भाई सेबी, तू बोल रहा है जैसे क्वार्टर समाप्त हुआ 45 डेज के अंदर ओपिनियन दे दे। क्वार्टर समाप्त होने के, क्या तू एक क्वार्टर मार क्या है, क्या 45 डेज के अंदर मेरे लिए यहाँ पे क्या कोई ओपिनियन ओपिनियन देना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं कैसे यहाँ पे एक हाई एश्योरेंस दे दूं? सेबी ने बोला भाई ठीक है यार, तू यहाँ पे हाई एश्योरेंस मत दे। क्या तू यहाँ पे क्या मत दे, हाई एश्योरेंस। तू एक काम कर, यहाँ पे है ना मेरे को एक मॉडरेट एश्योरेंस दे दे। क्या तू मेरे को यहाँ पे क्या दे दे, एक मॉडरेट एश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं, एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे दे कि यहाँ पे सारी चीजें सही है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज तू चेकिंग कम कर रहा है तो तेरा एश्योरेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो मैं हिस्टोरिकल, देखो ये भी तो हिस्ट्री था ना, बीत चुका था ना ये। तो यहाँ पे मैं काफी बार हाई एश्योरेंस देता हूँ, हाई एश्योरेंस दिया इसे मैं कहूंगा ऑडिट, बट अगर मैंने मॉडरेट एश्योरेंस दिया तो इसे मैं क्या कह दूंगा, रिव्यू। क्या समझा सबको ये? अच्छा, जो हिस्टोरिकल ही नहीं है, ठीक है, नॉट रिलेटेड हिस्टोरिकल है, कुछ और है या फोरकास्टेड है, इसे मैं क्या कह दूंगा, अश्योरेंस। यहां पे है ना, इन दिस पर्टिकुलर केस मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता हूं, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता हूं, मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस। क्या दे सकता हूं मैं, मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस मैं इन केस ऑफ नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल कभी भी हाई एश्योरेंस नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या दे सकता हूँ, मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात है। मेरे को बताओ, क्या मैं अंतर्यामी हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ भाई 26 27 में ऐसा होगा ही नहीं? तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या दे सकता हूँ, मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस। इसे हम क्या कह देते हैं, अश्योरेंस। जहाँ पे मैं कोई अश्योरेंस ही नहीं दे रहा हूँ ना, इसको मैं कह दूंगा रिलेटेड सर्विस। देखो ये मेरी रिलेटेड सर्विस है, मेरा मेन धंधा तो ये सब कुछ करना एज अ सी है, पर लेकिन साथ ही साथ मैं ये सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो वापस एक बार, दो तरीके की सर्विस है, एक है अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस हिस्टोरिकल या तो नॉट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल पे हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिट, मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस रिव्यू। नॉट हिस्टोरिकल के ऊपर मैं हाई एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, सिर्फ मॉडरेट दे सकता हूँ, उसे मैं कहूंगा अश्योरेंस। जहाँ पे कोई अश्योरेंस ही नहीं है, इसे मैं क्या कह दूंगा, रिलेटेड सर्विस। और ऑडिट को कैसे गवर्न करने हैं, इसके लिए बनाए गए हैं ऐसे, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू को कैसे गवर्न करते हैं, इसके लिए बनाया गया है एसआरई, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अश्योरेंस के लिए बनाया गया एसई, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और रिलेटेड सर्विस के लिए बनाया गया एसआरएस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम ये सीखेंगे सीजन 2 में। सीजन 2 मतलब भाई तुम्हारे सीए फाइनल में सीखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। अब ये सारी चीजों की क्वालिटी मेंटेन रहे, क्या ये सारी चीजों की क्या मेंटेन रहे, क्वालिटी। इसके लिए ये जो चीज है, इसके ऊपर, ये चारों चीजों के ऊपर मिल के वहां पे लग जाता है SQC 1। ठीक है, ये जो चारों चीजें हैं इसके ऊपर मिलके क्या लग जाता है, SQC 1। SQC 1 इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1।
क्या कहते हैं उसे? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। ठीक है? ये हमारे सिलेबस में है। तो ये हमने सीख लिया कि एक प्रैक्टिसिंग सीए क्या-क्या करता है। तो अब यहाँ पे विद दिस हमारे 6 बेसिक कांसेप्ट समाप्त हुए। पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितनी ज़रूरत है इतने हमने बेसिक कांसेप्ट कर लिए। हमने ना हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब जैसे हम चैप्टर 1 के ऊपर जाएँगे ना, तुम्हें कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगेगी, फुल कंसेप्चुअली दिमाग में जाएगी। देखो, हमें मेमोराइज़ तो करना है। पर जो चीज़ें नहीं समझी ना, उसे मेमोराइज़ करना काफ़ी बार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो इसके लिए पहले हमने कांसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर व्हिच इज़ गोइंग टू गेट वेरी, वेरी, वेरी ईज़ी फॉर यू। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ।